subscribe and press the bell icon to never miss an update. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की नाम लेते ही एक डर अंदर पैदा होता है। ऐसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 70 मार्क की पेपर में 17 से 20 मार्क के बीच में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ज़्यादा देर एनसीईआरटी की वर्कड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की वर्कड एग्जाम्पल का चेंज किया हुआ या सिंपल एक्सरसाइज से पैरामीटर्स को चेंज करके पूछा जाता है। इसीलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी किताब को अच्छी तरह करने से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये सवाल आपके मन में आएगा तो उसका आंसर जरूर यस है। क्या करना है? थोड़ा सा चेंज करके अपने तैयारी को रखना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में जो वर्कड एग्जाम्पल है उसको पढ़िए, उसके साथ कोई डायग्राम दिया तो उसको देखिए। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद, पढ़ने के बाद आप उसमें से कॉन्सेप्चुअली आंसर को बिल्डअप करने की प्रयास में रहिए। जब भी आप फार्मूला ढूंढने जाते हैं ना, फिर आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। फार्मूला मत ढूंढिए, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां लगाने से जो उन्होंने मांगा है उस आंसर को हम निकाल सकते हैं करके आप सोचिए। जब भी आप सोचने लगेंगे, आपकी जो पॉइंट्स हैं, आपकी जो स्टेप्स हैं, वो एकदम बढ़िया सा डेवलप होएगा और जो आंसर उन्होंने डिराइव किया उसको बहुत आसान तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। इसमें विश्वास रखिए। आपकी समझ में विश्वास रखेंगे, आपका आंसर क्यों नहीं सही आएगा? ये बात जरूर याद रखो। दूसरा, क्वेश्चन हम इसीलिए नहीं कर पाते हैं, उसका लैंग्वेज हमें समझ नहीं आता। ये नहीं आपको उसको नहीं पता, आपको जरूर वो सवाल पता है, बट उसका लैंग्वेज आपको समझ नहीं आता। सो लैंग्वेज समझना कैसे इंप्रूव होगा? उसका भी सिंपल तरीका है। एनसीईआरटी बुक के साथ 2-3 पुराना साल का पेपर उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आप देखिए। उस क्वेश्चन में कैसे लैंग्वेज यूज किए गए वो आप देखिए। उसको अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करिए और आंसर के साथ टैली करके अपने आप को कहिए, यू कैन आल्सो डू इट। जब भी 10 क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, मैं नहीं समझ रहा, वो 17 क्वेश्चन 17 मार्क आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसीलिए चिंता ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी को कॉन्सेप्चुअली, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स को, एनसीईआरटी की सिंपल क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने का प्रयास करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हमने आपको स्ट्रेस किया था, फार्मूला को ना ढूंढें, फिर उसकी क्वेश्चंस की अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स के पीछे अपने दिमाग को चलाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेटेड पैरामीटर के साथ जोड़ना और डिपेंडेंसी के साथ काम करना आवश्यकता। इसीलिए कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट में ना देने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस में हम छोटे छोटे गलतियां बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज करने के लिए हमारे तैयार कर देता है। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी बता रहा हूं। जब भी आपको फ्लक्स निकालने के लिए 2 एरियाज दे दिया, लूप दे दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन्होंने मेंशन किया है, कौन सा लूप में मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा करके एक सवाल आएगा करके मान लीजिए, आप क्या जवाब देंगे?
जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल लेना है करके आपके मन में नहीं आएगा, आप तो खाली ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया A1 A2 लगा के आप मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल तो आपने लिया ही नहीं। ध्यान से देखिए, लूप 1 में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन देम 0 होगा, सो फ्लक्स इन द फर्स्ट लूप will be the maximum because EA cos theta will become EA cos 0 which is equal to EA1। दूसरा में आप देखिए, there is some angle involved, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग में हैं, सो कुछ एंगल वहां होगा, cos थीटा का वैल्यू कुछ बनेगी जो लेस देन 1 होगा। इसीलिए छोटा सा एंगल को ना समझ के करने से हम फ्लक्स को गलत कैलकुलेट करने का रास्ते में पहुंचे हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल लूप है जिसमें आपको करंट निकालने के लिए कहा है। कुछ बच्चे यहां से करंट बाहर निकालेंगे, कुछ बच्चे यहां से करंट बाहर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो दोनों में 1/5 एम्पियर आना है, बट +1/5 या -1/5। ये आंसर निकालने के बाद फिर आपको एक समझ आएगी हमने क्या गलत कर लिया, ये चीज आपकी दिमाग में आएगी। सो ये जरूर याद रखना, जब भी यहां पर 3 सेल है और 2 सेल एक जैसे है और तीसरा सेल उल्टा कनेक्ट किया हुआ है, आपको ये जरूर थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए सोचना जरूरी है, इनमें से कौन पावरफुल है जो करंट का डायरेक्शन को डिसाइड कर पाएगा। आप इसका 1 सेकंड आप टाइम स्पेंड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन आप इस 5 वोल्ट की सेल से आप बाहर निकाल के काम करेंगे। सो जैसे आपने किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे, 5 - 5 × I -4 = 0 आप करेंगे, आपका वैल्यू I1 = 1/5 एम्पियर, मार्किंग लाइक दिस, मीनिंग कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ द 5 वोल्ट सेल, आपको आंसर बनेगा। सर मेरे पास समय नहीं है, सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था, करंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कोई चिंता नहीं है, उसमें नेगेटिव आंसर के साथ एक बड़ा सा एक लिख के छोड़ दीजिए। क्या लिखना है? नेगेटिव साइन का मतलब द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन व्हाट हैज बीन अज्यूम्ड बाय मी। कोई बुरा नहीं है, जब भी गलत को आपने हाईलाइट कर लिया, वो सही करने का एक प्रयास है, आपकी गलतियां ओवरलुक हो जाएगा, इसीलिए चिंता ना करें, बट ये समझदारी है पहले से हम उसकी डायरेक्शन को सही ढंग से निकालें। तीसरी एग्जांपल देखिए, यहां पर 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस अरेंजमेंट में आप फार्मूला ढूंढने के चक्कर में पड़ेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? बिटवीन द पॉइंट M एंड N, 2 कोने पे बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। कोई फार्मूला सीधा आपको नहीं मिलेगी जो आपकी आंसर को देगा। क्या करना है? आपको फंडामेंटली आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज पे है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल पे है। वो दोनों का वैल्यू निकलने के बाद वो दोनों सीरीज पे है या पैरेलल पे है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी 2 रेजिस्टेंस के बीच में एक नॉन शेयरिंग कॉमन पॉइंट होगा, वो सीरीज बनेगी। जब भी 2 रेजिस्टर को 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे, एक इधर एक इधर, 2 कॉमन पॉइंट रहेगा, वो पैरेलल माना जाएगा। इसीलिए सीरीज या पैरेलल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका ये सवाल बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हमने यहां पर एग्जांपल देखा। इस क्वेश्चन पे आपसे मांग रहे हैं फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आपको एक स्ट्रेट वायर, एक सेमी सर्कुलर लूप, एक और स्ट्रेट वायर मान रहे। आपको याद है बायट-सावर्ट्स लॉ, जो कहता है the small elementary length of wire carrying current and the distance of the wire to the point where the field is to be found, if they are parallel to each other, magnetic field
उस पॉइंट पे 0 होगा। dl क्रॉस r कैप विल डिसाइड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फील्ड। आप देखिए ये छोटा सा लेंथ और यहां पर पॉइंट, सो डिस्टेंस आपको r ये होगा, dl आप इधर रहेंगे। सो आपको इसकी स्ट्रेट लाइन की वजह से, इस स्ट्रेट लूप की वजह से फील्ड एट द सेमी सर्कुलर सेंटर विल बिकम 0। सो आपको खाली सेमी सर्कल का फील्ड सेंटर पे आएगा। ध्यान रखिए, डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी क्लॉकवाइज। Clockwise means in a circular loop, south pole will be created. South pole is created means the field should get into the plane. So it is very important you decide not the magnitude as many students do first. You have to decide the direction first. That will be the wise step that you can make in questions dealing with direction like this. Very, very important चीज पांचवा एग्जाम्पल में है, क्या है? यू नो वेरी वेल R is this value equal to rho L by A, where rho is the resistivity of the material of the wire. Examiner may ask a very simple question. Keeping the length and area fixed, if you want to increase the resistance of the wire, what you will do? Naturally, keeping the length and the area fixed, if you want to alter R, you have to change the material. You cannot simply write resistivity I will vary in that way. They may even name the material, but you have to say the material has to change. If the value of rho is not changed, keeping L and A same, you can't have a different value of R. Remember, resistivity is a material constant. बच्चे इसको भूल जाते हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं है। Rho will depend on R करके लिखने के लिए, sorry, rho is a material constant. You need to talk about material variation if you want to talk about the resistivity variation. CBSE का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस की क्वेश्चन पेपर में एक शेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहता है। ये कोई भी कारण हो, एक हमें रास्ता दिखाने के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं। इसका दो एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। पहला एग्जाम्पल है, एक मार्क की सवाल में ऐसे एक ग्राफ उन्होंने दे दिया। इस ग्राफ से ए और बी में किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है करके एक सवाल है। कभी भी हमने पढ़ते समय कैपेसिटर में ग्राफ बनाने की आदत डेवलप नहीं की हमने, और ये यहां पर एक ग्राफ आ गया। जब ये ग्राफ आ गया, आपको दो तीन विषय में आपको ध्यान रखना है। पहला, एक्स एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, उन्होंने एसआई यूनिट में दिए कि नहीं। दूसरा, वाई एक्सिस में क्या है, वो एसआई यूनिट क्या है, उसमें उन्होंने एसआई यूनिट में दिए कि नहीं। तीसरा, उसकी स्लोप निकालने से कोई फिजिकल क्वांटिटी बनेगा कि नहीं, आपको टेस्ट करना है। बस, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो एक चीज और जोड़ दीजिए, जो भी ग्राफ देंगे उसके नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एरिया है उसको नापने से कोई फायदा हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी आ रहा हो, आपको चिंता करना है। सो कुल मिला के चार चीजें देखनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्लोप और एरिया। वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है आपसे मांगे हैं। आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, Y इज इक्वल टू MX। Q की जगह Y मान लो, X की जगह V मान लो। सो M है वो आपका कैपेसिटेंस। M मतलब स्लोप। स्लोप मतलब you have to find out how much this line is elevated for a particular value of shift in the x axis. So आपको सिर्फ स्लोप निकालनी है। इन दोनों को आपको देखने से पता चल रहा है ए का स्लोप बी से ज्यादा है, बिकॉज इट इज मोर चीपर। सो ए का स्लोप ज्यादा का मतलब
कैपेसिटेंस ऑफ ए इज मोर देन द कैपेसिटेंस ऑफ बी। देखिए, डायग्राम को इंटरप्रेट करने से आपको मार्क प्राप्त हो रहा है। इसी में कुछ वैल्यूज यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस में दे दिया तो वो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी तो आप निकाल सकते हो। एक दूसरा, स्लोप का मतलब tan ऑफ द एंगल विद द x एक्सिस। सो ये एंगल आपको पता हो, आपको स्लोप ऑफ b मिल जाएगा। यहां से ये पूरा एंगल आपको पता हो, स्लोप ऑफ a मिल जाएगा आपको। मतलब कैपेसिटेंस को निकालने का दो तरीका हमने अभी देखा, एक एंगल से tan थीटा निकालना, दूसरा स्टीपनेस को सिर्फ देखना। स्टीपनेस से कंपैरेटिव स्केल में आ जाएगा, एंगल पता हो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से बता सकते हो। सो इस केस पे कैपेसिटेंस ऑफ ए इज मोर देन द कैपेसिटेंस ऑफ बी इज ए सिंपल आंसर विच यू हैव टू प्रेजेंट। समझ आ रहा ना? अगला एग्जांपल देखिए, चार्ज इन ईच कैपेसिटर आपको निकालना है। पहला स्टेप, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, कैपेसिटर्स कैसे लिंक्ड हैं, कैसे जोड़ा हुआ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यहां देखिए 6 माइक्रोफैरड 2 है, बीच में एक कांटेक्ट पॉइंट है जिसमें कोई शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस नहीं है। ये दो कैपेसिटर लेंगे, यहां भी एक कांटेक्ट पॉइंट है, but there is no third device sharing that point. So these three capacitors are all in series. If they are connected in series, 1 by C equivalent will be 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 आप लगाएंगे, उसकी बेसिस पे you will get 2 microfarad capacitance. This 2 microfarad made out of 3 6 microfarads will come in parallel to 2 because 2 common points are there. When 2 common points are there between 2 capacitors, we say they are in parallel. So in parallel, it will make 4 microfarad. So equivalent capacitance for this network will become 4 microfarad. And that is connected to 6 volt of battery. It's very simple. Now, without knowing the charge drawn from the cell, you cannot go for the charge in the capacitors. That is why we did the value of the C equivalent. Since you know Q is equal to CV, you will get 24 microcoulomb of charge in this capacitor, which is of 4 microfarad. 4 microfarad आपकी क्वेश्चन में है क्या? नहीं। फिर कहां से आया? 2 माइक्रोफैरड से आया। मतलब ये जो 4 माइक्रोफैरड 24 माइक्रोकूलम रखा है, that will be shared, the charge will be shared by these two microfarads. That means because the capacitances are equal, because they are connected in parallel, they will have equal charge in them. And this equal charge is going to be in 2 microfarad above and below. And what is this 2 microfarad? That is made up of 3 6 microfarads in series. So all the 3 6 microfarad should carry 12 microcoulomb of charge. So that way, given a situation, you should study the situation better and try to estimate the intermediate quantities, like in this case C equivalent value, charge drawn from the cell, and then try to attempt at the charge on each capacitor. सीधा एक फार्मूला लगा के न्यूमेरिक को सॉल्व करने का प्रयास हमें छोड़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है हर जगह नंबर देंगे और कुछ वैल्यू आप आंसर नंबर में निकाल आएंगे, ऐसे जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डेवलप होंगे जिसमें जनरल वैल्यूज को यूज करके आपको प्रिंसिपल आइडियाज को जनरलाइज किया हुआ क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन था, आपको एक ग्राफ बनानी है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 2 डिफरेंट सरफेसेस, 2 डिफरेंट फोटोसेंसिटिव सरफेसेस, और उसमें से उन्होंने मांगा उसका स्लोप क्या इंडिकेट करता है और उसकी एक्स इंटरसेप्ट क्या इंडिकेट करता है
और उसका y इंटरसेप्ट क्या सिग्निफाई करता है। सो तीन चीजें, और फोर्थ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर टू डिफरेंट सरफेसेस। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, डिफरेंट परिमाण में आया हुआ है, और उस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में लेंगे, वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। बेसिक आइडिया ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप रिकॉल करेंगे। इंसिडेंट एनर्जी h होगी, उसमें वर्क फंक्शन प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो एनर्जी रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। और एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, करंट आने लगा, उसको रोकना हो, यू नीड टू सेंड ए रिवर्स पोटेंशियल। वापस दोबारा इलेक्ट्रॉन को मेटल में नहीं बिठा सकते हैं, बट वापस कर सकते हैं, करंट को स्टॉप कर सकते हैं। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके साथ एक इक्वेशन में आएगा तो h nu इक्वल टू h nu नॉट माइनस EVS आ रहा है। सो यहां पर आप देखेंगे सारे पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, बाकी तो कांस्टेंट्स हैं, ये सारे सिंगल पावर में आ रहा है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन बन रहा है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पैरामीटर के साथ कोई भी इक्वेशन आएगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो आपको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, ग्राफ जब भी बनाना हो, एक्स एक्सिस 0 होते समय y की वैल्यू कितनी, y एक्सिस 0 होने समय x का वैल्यू कितना, ये दो चीज आप प्लॉट करेंगे, आपकी 75% काम खत्म हो जाता है। आप देखिए, जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो, ये टर्म आपका 0 बन गया, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट है, इसका मतलब यहां पर जो x इंटरसेप्ट होगा वो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। समझ आ रहा है ना? x 0 है, y 0 है, x का वैल्यू हमने निकाल दी। अभी y 0 होगा, x निकाल दिया, x 0 होगा, y कितनी है वो भी तो मांगा उन्होंने क्वेश्चन में। सो इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रापोलेट करके यहां पर इंटरसेप्ट देखेंगे, आपको ये मिलेगा वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज, ये वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी। इसी क्वेश्चन पे एक छोटा सा चेंज क्वेश्चन आपको ऐड भी कर सकते हैं। इस जगह पे पोटेंशियल की जगह काइनेटिक एनर्जी ले लिया हो, क्या फर्क आ जाएगा? आपको समझ आ रहा है ना? पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी की जगह काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने के बोल दिया तो क्या ग्राफ का शेप बदलेगा? एक्स और वाई इंटरसेप्ट में बदलाव आएगी? ध्यान रखना इस बात को। यहां पर एनर्जी आएगी, आप इस ईवीएस को पूरा ले रहे हैं, इसका मतलब जब भी आप इसकी पूरा लेंगे, वाई एक्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में आप इसको देखेंगे, स्लोप आपको देगा h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। उस केस पे यहां पर जो y इंटरसेप्ट बनेगा सिर्फ वर्क फंक्शन। सो व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन, मे बी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, मे बी फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, आप उसमें कैसे कुछ चेंजेस लाएंगे तो उसको सॉल्व करना है करके कॉन्सेप्चुअली आप अप्रोच करेंगे। मैं नहीं समझता हूं आपको ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी।